जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 13 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। आप लोग को पता है यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं 30 एमसीक्यू कराता हूँ। तो 30 एमसीक्यू रहते हैं, ये वन लाइनर एमसीक्यू भी रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं, साथ साथ असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी रहते हैं, कथन कारक के। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, कैसे रिकॉर्ड करें, ये भी मैंने आपको लेक्चर अपलोड कर दिया। आप उसको देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे क्या पढ़ें। साथ ही साथ चाहे आप यूपीएससी दें, यूपीपीएससी दें, या कोई स्टेट पीसीएस दें, या एसएससी, रेलवे, कोई भी आप दें एग्जाम दें, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि ये जितनी भी करंट अफेयर्स है आपको पीआईबी से रहती है, पीआईबी के साथ साथ डीडी न्यूज़ वगैरह जो भी ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से रहती है। और आप लोग इसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर प्रिपेयर करिए, इनका रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन करे सिलेक्शन तो नहीं होगा। पेन उठाइए और नोट डाउन करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है। स्टार्ट करते हैं। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, तेल और गैस उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता। अभी अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट प्लस असम सरकार प्लस नागालैंड गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अमित शाह जी थे, असम सरकार की तरफ से उनके सीएम हिमंत शर्मा विश्व शर्मा जी थे, और नागालैंड के सीएम नेफ्यू जी थे। तीनों ने मिल के एक एग्रीमेंट किया है। मतलब क्या, एक क्या कहते हैं, संरचनात्मक उद्देश्य से, मतलब कि एक जो है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्ट्रक्चरल स्कोप इन पैसेज इंटेंसिव फूड ऑयल नेचुरल एक्सप्लोरेशन अलॉन्ग विद द स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन ऑपरेशन। मतलब कच्चे तेल और गैस के प्रोडक्शन और उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब रिसर्च के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। किसके किसके बीच? केंद्र सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच। अच्छा, ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है? देखिए मैंने आपको बताया कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी थे, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं ये थे, असम के सीएम हिमंत शर्मा जी, और नागालैंड के सीएम नेफ्यू जी। इन तीनों ने मिलकर सबने एग्रीमेंट किया है। अच्छा, क्यों किया है? क्योंकि जो ये अन्वेषण गतिविधियां कहाँ पर होंगी? नागा सुतफुन बेल्ट पे। इसको आप ध्यान रखिएगा। नागा सुतफुन बेल्ट पे क्या है की वजह से असम और नागालैंड की सीमा पर ये बेल्ट है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोकार्बन बेल्ट है। ये कैसी बेल्ट है? एक हाइड्रोकार्बन बेल्ट है। मतलब यहाँ पर क्रूड ऑयल प्लस क्या कहते हैं, गैस पाए जाने की संभावना है। इसी संभावना के मद्देनजर इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा आने वाले समय में। देखिए अब से क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में समाचार में रहे खनिज तेल और गैस उत्पादन से संबंधित नागा सुतपुन बेल्ट किन राज्य की सीमा पर स्थित है? असम, नागालैंड। द strategically significant Naga Sutpun bill recently in public discourse regarding a tripartite oil and gas exploration agreement is located along the border of the which state? असम नागालैंड बॉर्डर पे है। चलिए अब देखिए, एक वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए द एग्रीमेंट, देखिए त्रिपक्षीय हाइड्रोकार्बन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्र सरकार, असम और अरुणाचल के मध्य निष्पादित किया गया। देखिए अरुणाचल गलत है ना, क्या है? नागालैंड है, ठीक है ना। ये पहला क्या हो गया? आपको गलत हो गया। द एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट असम एंड अरुणाचल, तो गलत हो गया। ये नागा सुतपुन बेल्ट के कच्चे तेल और गैस अन्वेषण के लिए एक संयुक्त ढांचा स्थापित करता है। ये सही है आपका। क्या है कि नागा सुतपुन बेल्ट पे किया जा रहा है ताकि यहाँ पर क्या है, क्रूड ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन यहाँ पर किया जाएगा रिसर्च के लिए। तो क्या हो गया? दूसरा सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट साइन अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट इमीडिएट एक्सप्लोरेशन इन द नागा सुतपुन बेल्ट। केंद्र सरकार ने नागा सुतपुन बेल्ट में तत्काल अन्वेषण की सुविधा के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए? देखिए जब भी मैं बताता हूं कि आप असर्शन रीजन करिए तो एक हाई दबा दीजिए। क्यों किया? क्योंकि द नागा सुतपुन बेल्ट होल्ड्स द सस्टेनेबल प्रूवन रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस अलॉन्ग द असम नागालैंड बॉर्डर। क्योंकि नागा सुतपुन बेल्ट जो है असम नागालैंड सीमा पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार धारण करती, इसलिए तो किया है। तो ए आर दोनों से देखिए, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। नेक्स्ट है संघाई कॉर्पोरेशन सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। अभी अभी क्या हुआ है कि संघाई सहयोग की एक मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है? ये हुई है तजाकिस्तान पर। कहाँ पर हुई है? तजाकिस्तान पर।
अभी अभी संघाई सहयोग की जो है सहयोग संगठन की मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई? तजाकिस्तान में। जिसको किसने अटेंड किया है? ये यूनियन मिनिस्टर है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ऑफ स्टेट, मतलब विदेश राज्य मंत्री जो है, क्या नाम है, कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने क्या किया? अटेंड किया है। अच्छा, तो ये मीटिंग किसके लिए चल रही थी? जितने भी स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर होंगे देश के, उनके लिए मीटिंग चल रही थी, उसको इन्होंने भी अटेंड किया है। क्यों अटेंड किया? क्योंकि 2026 में जो है प्रेसिडेंसी कौन इंस्टीट्यूट कर रहा है? तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि किर्गिस्तान इसकी क्या कर रहा है? प्रेसिडेंसी कर रहा है। मतलब क्या है कि हर बार देखिए क्या रोटेटिंग होती है, हर बार कोई ना कोई इसकी क्या करता है? प्रेसिडेंटशिप करता है। जैसे लास्ट टाइम 2025 में कौन किया था? चीन ने किया था। लास्ट टाइम 2025 में चीन ने किया था। इस बार रोटेटिंग प्रेसिडेंसी किसको मिल गई है? अध्यक्षता किसको मिल गई है? ये मिल गई है किर्गिस्तान को। इसी वजह से तजाकिस्तान में क्या हुई है कि एक वो मीटिंग हुई है यहाँ पे विदेश मंत्रियों की। अच्छा, अब अगर इसके हम क्या कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले तो संघाई की फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1996 में। 1996 में संघाई 5 के नाम पे इसकी स्थापना की गई थी, और 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया? एससीओ कर दिया गया। और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गए 2017 में, और ईरान इसका 9वां सदस्य है, और लेटेस्ट और 10वां मेंबर कौन है? बेलारूस। इतना आप याद रखिएगा, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये क्या है? ऐतिहासिक इतिहास है इसका, ठीक है ना। तो अब 25वां शिखर सम्मेलन मैंने बताया तियानजिन चीन में हुआ था लास्ट टाइम 2025 में। किसने अध्यक्षता की थी? चीन ने की थी। चीन के शहर है तियानजिन, वहां पर क्या हुआ था? ये आयोजित हुआ था। चलिए, which of the following nation hold the official chair and hosting responsibility of for the Shanghai Cooperation Organization for year 2026? वर्ष 2026 के लिए संघाई सहयोग की आधिकारिक मेजबानी और अध्यक्षता निर्णय किस देश सौंपी गई? किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संगठन की शुरुआत वर्ष 1996 में संघाई 5 समूह के रूप में हुई थी। बात बिल्कुल सही है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज ओरिएंटेड एट संघाई 5 ग्रुप इन 1996 की बात बिल्कुल सही है। बेलारूस एंड ईरान आर लेटेस्ट नेशन ज्वाइन टू 9th एंड द 10th फुल मेंबर रेस्पेक्टिवली। बात बिल्कुल सही है। क्या है कि बेलारूस और ईरान ने क्रमशः 9वें और 10वें सदस्य के रूप में नवीनतम देश है। बात बिल्कुल सही है, दोनों की बात सही है। तो क्या है इसमें? क्या हो गया आपका? सही हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ये बेलारूस क्या कहते हैं, आप लिहाज लिखिएगा 10th लिख लीजिएगा, या ईरान को इधर कर लीजिएगा, बेलारूस को इधर करिएगा। ईरान एंड बेलारूस आर लेटेस्ट एंड द 9th एंड द 10th, ऐसे कर लीजिएगा आप, है ना। बेलारूस और क्या कहते हैं ईरान क्रमशः, ये सही देखिए, ईरान और बेलारूस क्रमशः 9वें और 10वें सदस्य रूप में नाम है। ईरान क्या 9वां है, बेलारूस क्या 10वां है, दोनों सही हो गए, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ा बढ़ेगा। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एससीओ समिट सेंडिंग मिनिस्टर डेलीगेशन सच एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स टू रिसेंट मीट। बिल्कुल सही बात है। भारत एससीओ शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिसे हालिया बैठक में विदेश राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा था। बिल्कुल सही बात है। भारत 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन दौरान पाकिस्तान के साथ संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। ये बात बिल्कुल सही है। भारत 2017 में मेंबर बना था, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए तो भेजता रहता है। भारत ने भेजा, क्यों भेजा भैया? क्योंकि भारत मेंबर बन चुका है, इसलिए तो भेजा। तो एक्सप्रेशन भी ट्रू हो गया कि नहीं हो गया? अभी अभी देखिए बैन किया गया है, किसको बैन किया गया? टी बैग, एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या? एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन के टी बैग में प्रतिबंध। आप लोग जानते होंगे आजकल टी बैग आते हैं ना, ऐसे टी बैग आते हैं जिनमें क्या है, चाय पत्ती भरी रहती है, ठीक है। तो इसका जो थैला होता है, ये जो बैग होता है, इस बैग को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। किसके द्वारा बैन कर दिया गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्यों बैन कर दिया गया है? बैन इसलिए किया गया है, कहा गया है कि इसमें जो इपोक्लोरिन होता है और क्लोरीन होता है, ये क्या करता है? पहली बात तो इसकी जरूरत किस लिए होती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये भाई देखिए, पानी में आप डालेंगे, चाय में खोलते पानी में तो ये घुल जाएगा, घुल के गल जाएगा, तो फट ना जाए, इसलिए इसको इपिक्लोरीन और क्लोरीन का बनाया जाता है। लेकिन ये क्या क्या अभी हालिया जांच में पता चला है कि ये कैंसर कॉजिंग है। ये क्या है? कैंसर कॉजिंग है। इसीलिए क्या है कि बीआईएस ने इसको क्या कर दिया? पूर्णतया बैन कर दिया है। जैसे आप लोग जानते हैं ग्रीन टी के लिए लोग लेते हैं ना, ग्रीन टी वगैरह लोग पीते हैं, या ताजमहल के भी टी बैग आते हैं। बस आप सोचते हैं जल्दी जल्दी में बस टी बैग डाले, चाय रेडी हो जाए हमारी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है कि जो जांच आई है तो उसमें कैंसर कारक पाया गया, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। देखिए भाई, चीजें पढ़ते हैं
द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टडी इनेक्टेड स्ट्रिक्ट नेशन वाइड प्रोविजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इपोक्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड विद टी बैग, बैन कर दिया क्लोरीन यौगिक से बना, ये राष्ट्रव्यापी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया है? इपोक्लोरीन हैजार्डस टॉक्सिक केमिकल दैट विल लीड टू कैंसर, कैंसर कारक, क्लोरीन रिप्लाइज इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग एजेंट, व्हाइट एंड पेपर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ एंड स्टीम हॉट वाटर। क्या है ना कि क्लोरीन तो ब्लीचिंग के रूप में यूज होता है, आपको पता ही है, लेकिन ये गर्म जब उसमें पानी में डालते हैं तो घुल के क्या करता है, स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचाता है। और क्यों करते हैं? देखिए मैंने बताया ना कि टी बैग की मजबूती प्राकृतिक रूप से बनाए रखने के लिए क्या किया गया है। हाँ, अब देखिए क्या किया गया है, एक प्लांट होता है एपागा पौधा। कौन सा पौधा? एपागा, एपागा पौधा, अबाका पौधा। क्या नाम है? अबाका पौधा। कहा गया है कि इस पौधे का इस्तेमाल करिए। ये पौधा क्या है? पहली बात तो नेचुरल फाइबर है, केले के पत्ते से है, केले के पत्ते जैसे फाइबर है, इसके मतलब केले की एक स्पीसीज है तो उसके फाइबर नेचुरल फाइबर है, और इनमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। तो इसी स्ट्रेंथ की वजह से बोला गया है कि इसको यूज करिए, जो क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल भी है, और साथ ही साथ क्या है कि ये हेल्थ को भी नुकसान, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी वजह से इसको यूज करने का निर्देश दिया है। तो ये पूरी तरह से क्या हो गई है? ये टी बैग पूरी तरह से बैन हो गई है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा टी बैग के हानिकारक रसायनों का स्थान पर अनिवार्य किया गया फाइबर अबाका किस पादप परिवार से है? तो केला। देखिए, द मटेरियल अबाका रिसेंटली मैंडेटेड बाय बीआईएस इज अ सेफ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंथेटिक केमिकल बाइंडर इन टी बैग इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट फैमिली? बनाना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट बीआईएस गाइडलाइन और फूड सेफ्टी। खास सुरक्षा और पर हालिया बीआईएस निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टी बैग फिल्टर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन के उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि एपीक्लोरोहाइड्रिन एक पर्यावरण अनुकूल कार्बनिक यौगिक है जो टी बैग को मजबूती प्रदान करता है। ये तो सभी से भी सही है, लेकिन पर्यावरण अनुकूल थोड़े है ये टॉक्सिक है। ये क्या है? टॉक्सिक है, ये जहरीला है, ये आपका क्या है? ये जहरीला है, ये कोई आपका फायदेमंद नहीं है, ये जहरीला, इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। तो क्या सही है? केवल एक सही हो गया। The BIS has banned the use of chlorine and epichlorohydrin in the manufacturing of tea bag. भारतीय मानक ब्यूरो ने टी बैग के निर्माण में क्लोरीन और एपिक्लोरोहाइड्रिन के उपयोग को प्रतिबंध कर दिया। क्यों क्यों किया है? क्वेश्चन करिए। क्योंकि पेय पदार्थों में इन कैंसरकारी विषैली रसायनों का रिसाव उपभोक्ता के स्वास्थ्य में गंभीर खतरा पैदा करता है। दोनों सही है, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लीचिंग ऑफ कैल्सिजोनिक एंड टॉक्सिक एलिमेंट इनटू बेवरेजेस पोजेस ग्रेव हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर, इसलिए तो बैन कर दिया। देखिए ए सही है, आर सही है, उसका क्या है? व्याख्या कर रहा है। फोर्थ नंबर, एग्रीमेंट बिटवीन बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एंड टेलीपिक्स। देखिए अभी अभी क्या हुआ है, एक बेलाट्रिक्स है, ठीक है, ये कहाँ की है? ये आपके भारत देश की है बेलाट्रिक्स, है ना। और बेलाट्रिक्स और क्या कहते हैं, एक कंपनी है आपकी टेलीपिक्स। ये क्या है? टेलीपिक्स। ये क्या है? ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप है। ये क्या है? इंडियन क्या है? स्पेस क्या है? स्टार्टअप है। और ये क्या है? कोरियन स्पेस एजेंसी है। ये क्या है? साउथ कोरिया की क्या है? स्पेस एजेंसी है। ये क्या है? साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। तो दोनों ने आपस में क्या किया है? एक समझौता किया है। क्या क्या है? समझौता किस चीज का किया है? समझौता इस चीज का किया है कि ये लोग एक उपग्रह लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे? एक उपग्रह लॉन्च करेंगे 2027 में। और ये उपग्रह क्या होगा? वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। क्या है कि वेरी अर्थ ऑर्बिट में एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए बेलाट्रिक्स और टेलीप्रिक्स ने समझौता किया है। इंडियन स्पेस एजेंसी बेलाट्रिक्स है और साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी का नाम टेलीप्रिक्स है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इसका जो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, मतलब इसका जो बेस तैयार करेगा, प्लेटफॉर्म इसका ये तैयार करेगा कौन? ये आपका बेलाट्रिक्स तैयार करेगा। और सैटेलाइट और पेलोड कौन तैयार करेगा? आपका साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी। साउथ कोरियन स्पेस एजेंसी इसको तैयार करेगी। चलिए आगे देखते हैं बेलाट्रिक्स और दक्षिण कोरियाई कंपनी टेलीपिक्स के बीच एक निश्चित अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी निर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण समझौते पर हस्ताक्षर की। बिल्कुल सही बात है, उपग्रह प्रक्षेपण मतलब सैटेलाइट लॉन्च में हस्ताक्षर किया गया। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्रोमिनेंट डीप टेक स्पेस प्रोपल्सन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप बेस्ड इन बेंगलुरु। ये बेंगलुरु का, ये कहाँ का है? ये आपका जो बेलाट्रिक्स है कहाँ के? बेंगलुरु का स्पेस स्टार्टअप है। और टेलीप्रिक्स क्या है? ये साउथ कोरिया की एजेंसी है। कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। द अलायंस फोकस ऑन द रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। किसको लॉन्च करेगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। वेरी अर्थ
अर्थ, वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। बेलेट्रिक्स प्रोवाइड वीओ प्लेटफॉर्म मशीनरी व्हाइल द टेलीप्रिस इंटीग्रेटेड सेंसर इमेजिंग पे। भाई मैंने बताया ना कि प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करेगा बेलेट्रिक्स, और टेलीप्रिस का इमेजिंग है, पेलोड वगैरह है, ये सब प्रोवाइड करेगा। ठीक चलिए क्वेश्चन करते हैं। बेलेट्री एरोस्पेस इंडियन डीप टेक स्टार्टअप रिसेंटली इंटर्ड इन एग्रीमेंट टू डिप्लॉय एडवांस सैटेलाइट ईओएस इन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन बेंगलुरु। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैनात करने के समझौते को लेकर चर्चा में रही भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेलेट्रिस एरोस्पेस का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। With reference to Bellatrix Aerospace and Telesis partnership, consider the following statement. Bellatrix Aerospace और टेलीप्रिस की साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेलीप्रिस दक्षिण कोरियाई एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी है जो रिमोट सेंसिंग विशेषता रखती है। देखिए अब देखिए आपको समझना पड़ेगा रिमोट सेंसिंग रखती है कि नहीं रखती है। देखिए रिमोट सेंसिंग रखती है कि क्या है, रिमोट सेंसिंग रखती है क्योंकि ये यही काम करेगी, पेलोड वगैरह करेगी, इमेजिंग वगैरह बनाएगी, रिमोट सेंसिंग रखती है। द कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एयर डिप्लॉय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पेसिफिकली इन वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। ये बात बिल्कुल सही है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य अवलोकन उपग्रहों को विशेष रूप से वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात करना है। तो क्या होगा, ए सही, दो से दोनों कर सकता, वो भी सॉरी एक्सप्लेनेशन वो भी कर रहा है, दोनों सही हो गया, तो ए भी दोनों सही हो गया। इसका वो पढ़ते हैं सर्सन द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड अंडर द बेलेट्रिक्स टेलीपैक्स विल बी पोजीशन इन वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है। बेलेट्रिक्स टेलीपैक्स समझौते के तहत विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। सही बात है। वीएलओ उपग्रहों का संचालन करने से पृथ्वी के निकट होने वाले कारण ऑप्टिकल इमेजिंग रिजल्ट में अत्यधिक सुधार होता है और लागत कम होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जितने पास रहेंगे इमेज और अच्छी आएगी, और इमेज अच्छी आएगी तो खर्चा भी कम लगेगा, रिजोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा। तो ए आर दोनों सही है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ अभी देखिए हाल ही में क्या हो रहा है कि शुरू हो गया है, क्या शुरू हो गया है, T20 विमेन्स वर्ल्ड कप चालू हो गया है। ठीक है, अब ये क्या है कि चालू कहां पर हुआ है, इंग्लैंड में चालू हुआ। मतलब इसका होस्ट कौन कर रहा है, इंग्लैंड और वेल्स इसके क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड और वेल्स इसके क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 12 जून से स्टार्ट हुआ है। और पहला मैच किसके बीच हुआ, ये इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच क्या हुआ, इनॉग्रेशन मैच। तो क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन मैच इंग्लैंड श्रीलंका के बीच हुआ। और आज 14 जून को भारत और पाक के बीच क्या होगा, इंडिया और पाक के बीच क्या होगा, मैच होगा, इंडिया पाक के बीच मैच होगा। चलिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट को होस्ट बाय इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स द्वारा इसकी क्या करी जा रही है, होस्ट करा जाए, मेजबानी की जा रही है। 12 जून को श्रीलंका इंग्लैंड के बीच शुरुआती मैच हुआ, 12 जून को मैच हुआ। और फाइनल कहाँ होगा, लॉर्ड्स में 5 जुलाई को। ध्यान रखिएगा 5 जुलाई को लॉर्ड्स में क्या होगा, इसका फाइनल होगा। इंडिया के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर जी है। भारत की टीम कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर जी है। और पहला मैच 14 जून को आज कहाँ किससे होगा, आज पाकिस्तान से मैच होगा। ठीक है, अच्छा इसकी खासियत क्या है, ये 10वां एडिशन है, इसका 10वां एडिशन है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे डोमिनेटिंग है। ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग मतलब कि सबसे ज्यादा सफल टीम रही है, मतलब ये सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले गई है। ठीक है, 2026 में इसमें पहली बार 12 टीमें भाग लेंगी, मतलब 12 टीम ऐसी हैं जो पहली बार इसमें भाग ले रही हैं। और इसमें महिला टीम ने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत ने आज तक इसमें वर्ल्ड कप T20 महिलाओं में नहीं जीता है, हमने जो है वर्ल्ड कप में जीता है। ठीक है, जो 50 ओवर्स वाला होता है महिलाओं वाला, इसमें हमने नहीं जीता है। क्वेश्चन करते हैं, विच वेन्यू हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टू होल्ड द फाइनल मैच ऑफ 10th एडिशन ऑफ आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप। प्रत्येक वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले वर्ष 2026, देखिए हर 2 साल में एक बार होता है, 2 ईयर्स में होता है, ये ध्यान रखिएगा, 2 साल में एक बार होता है। ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप कि ये 2 साल में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार, ये ध्यान रखिए 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है एक बार। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो वर्ष 2026 में T20 वर्ल्ड कप 10वें संस्करण की फाइनल मेजबानी किसने चुना गया है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड चुना गया है। लॉर्ड्स में बताया ना फाइनल होगा इसका, लॉर्ड्स में। 14 देखिए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट को मेजबानी संयुक्त रूप से इंग्लैंड और वेल्स द्वारा की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार मुख्य स्पर्धा में कुल 12 टीमें भाग लेंगी, बिल्कुल सही बात, दोनों देखिए सही हो गया, 12 टीमें नई टीम भाग ले रही है। और इतिहास में क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन टूर्नामेंट हिस्ट्री 12 टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द मेन इवेंट। मेन इवेंट में 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। टूर्नामेंट भी होस्टेड बाय इंग्लैंड है ज्वाइंट, तो ये भी दोनों सही हो गए। कथन कारक वाले करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंटर
the 2023 ICC Women T20 वर्ल्ड कप एज हिस्टोरिकली मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन टूर्नामेंट हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम इतिहास में सबसे सफल टीम के रूप में वर्ष 2026 में प्रवेश करेगी। बिल्कुल सही बात है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज वॉन T20 वर्ल्ड कप सिंस टूर्नामेंट इंसेप्शन 2009। गलत जवाब। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2009 में टूर्नामेंट की शुरुआत में 2 बार विश्व कप खिताब जीता। गलत जवाब। तो क्या हो गया? केवल ए सही, आर गलत, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आपको करना है, जो जो क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे ही आपको करते जाना है और आपका क्वेश्चन सही होता जाएगा। कथन कारक क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझने की देरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऑपरेशन मिलाप। अच्छा देखिए, ये मिलाप नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका नाम मिलाप क्यों पड़ा होगा। तो क्या हुआ है कि अभी अभी क्या है कि गुजरात पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन मिलाप चालू किया गया। क्या चालू किया गया? ऑपरेशन मिलाप। इसमें क्या किया गया कि जो भी गुजरात के मिसिंग लोग हैं, मतलब जो भी लोग गुजरात के मिसिंग हो गए थे, इन लोगों को उनके परिवारों से क्या किया जाएगा? मिलवाया जाएगा। परिवारों से क्या किया जाएगा? मिलवाया गया। और लगभग ये 1 मंथ तक चलने वाला ऑपरेशन है और इसके तहत लगभग 1470 मिसिंग लोगों को मिलवा दिया गया अपने परिवार से। मतलब कि ऑपरेशन मिलाप द्वारा 1470 लोगों को गुजरात पुलिस द्वारा अपने परिवारों से मिलवा दिया गया। चलिए पढ़ते हैं। इस मानवीय कम्युनिटी पुलिसिंग से परियोजना की परिकल्पना और कार्यान्वयन गुजरात पुलिस द्वारा किया गया। गुजरात पुलिस द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य क्या है कि जो लापता व्यक्ति हैं, खोए हुए बच्चे, घर से भागे हुए कमजोर लोगों को खोज करके उनके घर वालों से मिलवाना। तभी मिलाप नाम रखा गया है इसका। 1 महीने की गहन अवधि में चलाए हुए विशेष पुलिसिंग कार्य में 1470 लापता लोगों को खोज निकाला गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब ये सोचिए कि 1470 लोगों को लगभग क्या किया गया? खोजा गया इस ऑपरेशन के तहत। ठीक है, 1470 लोगों को खोजा गया है। ऑपरेशन मिलाप और गुजरात पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। ऑपरेशन मिलाप इज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर सक्सेसफुल ट्रेसिंग 1400 मिसिंग पीपल ओवर 1400 दे रहे ना, मिसिंग पर्सनालिटीज विद फैमिली वाज लॉन्च बाय स्टेट पुलिस फोर्स। हाल ही में 1400 से अधिक परिवारों को लापता व्यक्ति को उनके परिवारों से मिलाने में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप किस राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया? गुजरात पुलिस। ठीक है, चलिए। विथ रेफरेंस टू ऑपरेशन मिलाप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑपरेशन मिलाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना, उन्हें परिवार से मिलाना। बिल्कुल सही बात है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव टू लोकेट मिसिंग पर्सन एंड फैसिलिटी यूनियन। बिल्कुल सही बात है। ये विशेष अभियान 1 वर्ष की निरंतर ना गलत हो गया ना। ये 1 मंथ का है। ये क्या है? 1 मंथ का ऑपरेशन। तो गलत हो गया सीधे सीधे कि नहीं? इस ऑपरेशन सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड ओवर एन इंटेंसिव कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 1 ईयर। गलत हो गया। तो क्या होगा? पहला सही हो गया। तो देखिए, पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं करंट अफेयर्स में। द गुजरात पुलिस इंस्टीट्यूशनलाइज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल ड्राइव नेम ऑपरेशन मिलाप। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप नामक एक विशिष्ट संस्थागत अभियान को धरातल पर उतारा। बिल्कुल सही बात। धरातल पर उतारा तब ना लोगों को ढूंढा, क्योंकि मिसिंग चिल्ड्रन एंड वेलनेबल रनवे फेस हाई एक्सपोजर टू ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। बिल्कुल देखिए, सही बात कह रहा है कि लापता बच्चों और कमजोर व्यक्तियों को मानव तस्करी नेटवर्क और मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार होने की अधिक संभावना होती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बच्चे हो गए, ये सब हो गए, ये सब अधिक संभावना रहती है कि नहीं रहती। इसी संभावनाओं के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने अभियान चलाया और लगभग 1470 लोगों को क्या कर लिया? रिकवर कर लिया, तो उनके परिवार से मिला दिया। देखिए, अभी अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या है? देखिए, ऑब्जर्व ऑन 11 जनवरी। ठीक है, इसका स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था, शुरुआत से कब से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी वर्ष 2024 की शुरुआत हुई थी। और इस बार जो इसकी थीम है, ये क्या है? प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। मतलब क्या कह रहा है? प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, मतलब बचपन बचाइए। क्या कह रहा है? बचपन को बचाइए। इसकी थीम इसकी याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, मतलब बचपन को बचाइए। थीम क्या है? वर्ष 2026 की इसकी क्या थीम है? प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। अच्छा, इसके मिलके कौन कौन इसको करता है? इसको यूएनओ, यूनिसेफ और यूनेस्को, 3 संस्थाएं मिलकर इसको क्या करती हैं? स्पॉन्सर करती हैं इसको। और जो यूएन का आर्टिकल 31 है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय संविधान का नहीं है, ये आर्टिकल 31 जो यूएन का है, इसके तहत जो है बच्चों का ये मौलिक अधिकार है खेलना। मतलब खेलना, जो प्ले जो है, ये चिल्ड्रन का क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स है। ये चिल्ड्रन का क्या है? फंडामेंटल राइट्स है प्ले करना। तो इसके तहत जो यूएन ने कहा है कि खेलना बच्चों का मौलिक अधिकार, इसी परिप्रेक्ष्य में 11 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबली एम्फसाइज चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट टू रिक्रिएशन एंड लीजर ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जून।
बच्चों के मनोरंजन और खेलकूद के मौलिक अधिकार को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून। द यूनाइटेड नेशन डेडिकेटेड 11 जून टू बी ऑब्जर्व एनुअली एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। सही बात है। सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन था ना। हाँ, द ऑफिशियल थीम ऑफ द ईयर ऑफ द 2026 इज प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2026 की दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। ये आधिकारिक थीम है कि नहीं है? अच्छा। द राइट टू प्ले इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड आर्टिकल 31 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल सही है कि खेल के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 तक मान्यता दी है। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है आपका। Association Agent. The International Day of Play recently institutionalized global observation with first edition मार्च इन 2024। बिल्कुल सही बात है, 2024 में स्टार्टिंग हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में स्थापित एक वैश्विक उत्सव है जिसका पहला संस्करण 2024 में मनाया गया। सही बात है। इसे यूएनओ, यूनिसेफ और यूनेस्को के रूप में बहुपक्षीय प्रयासों के प्रस्तावों के माध्यम से लागू किया गया। बिल्कुल सही बात है। इट वाज कलेक्टिवली ब्रॉट इनटू फोर्स विद यूएनओ, यूनिसेफ एंड यूनेस्को फॉर बात है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े है जी, इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया ऑप्शन। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी क्या हुआ है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया गया है? वैश्विक शांति सूचकांक। इसमें भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति देखिए बहुत ही खराब है। 127वीं रैंक है। भारत की कितनी रैंक है? 127वीं रैंक है। जो पिछले बार जो रैंक थी भारत की 2025 में क्या रैंक थी? 115वीं रैंक थी। लास्ट ईयर भारत की 115वीं रैंक थी, उससे डिक्लाइन हो गई है भारत की रैंक, और कितनी हो गई है? 127वीं रैंक हो गई है। कितने देशों में? ये लगभग 163 देशों में इवेलुएट किया गया। 20वां संस्करण है और भारत की रैंक 27वीं है। 2025 में भारत की 115वीं थी। और आइसलैंड, आइसलैंड एक कंट्री आपने सुना होगा। आइसलैंड जो देश है, ये देश जो है 19वीं बार 19 साल से 19 बार से लगातार क्या कर रहा है? टॉप पर है। मतलब 20 बार हो चुका है, 19 बार से ये टॉप पर है। ठीक है, चलिए। तो जारी करता पैमाना क्यों ये सूचकांक कौन जारी? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिसर्च। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि इसका जारी करता कौन है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, तो इसका जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, भारत की कितनी रैंक है? 127वीं रैंक है। स्कोर कितना? 2.229। 10 में से 2.229 स्कोर है। कितना खराब स्कोर है। और 115 से स्कोर गिर गया। 2025 में 115वीं रैंक थी और 2.9% क्या हो गया है? भारत की क्या गिर गई है। मतलब 2.9% डिक्लाइन हुआ है पीस में भारत की। क्यों हुआ है? देखिए मणिपुर हिंसा की वजह से। दूसरा जो बॉर्डर इशू है पाकिस्तान के, इनकी वजह से क्या हुआ है कि भारत की रैंकिंग जो है गिर गई है। ग्लोबल देखा जाए तो क्या कहते हैं, आइसलैंड की रैंक 1 है 19 साल से लगातार। रशिया की सबसे रैंक बॉटम है। सबसे मतलब खराब स्थिति किसकी है? रशिया। ये तो चल रहा है, जान ही रहे हैं आप लोग। नेपाल को सबसे ज्यादा नेगेटिव ड्रॉप किया गया है क्योंकि जनजी आंदोलन हुआ था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ था, जनजी आंदोलन। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है डिक्लाइन दर्ज किया गया है। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन 19 टाइम्स इन ग्लोबल रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2026 में किस देश ने 19वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया? आइसलैंड। With reference to global peace index, consider the following statement. The report is compiled and released by World Economic Forum. सही बात है। ये बात तो गलत है कि सही है? इंस्टीट्यूट ऑफ जारी करता है कि नहीं? देखिए मैंने ऊपर लिखा है कि छोटी छोटी चीजें ही गलत हो जाएंगी आपकी। ये देखिए ऊपर लिखा है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये जारी करता है तो गलत हो गया। ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इंडिया ड्रॉप फ्रॉम 127 टू प्लेस इन 2026 फ्रॉम 115 2025। ये बात बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग गिर गई है, 115 से 27वीं आ गई है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब क्या कह रहा है? तो क्या, हाँ इसका सही क्या हो गया? दूसरा सही, पहला गलत। ठीक है, ऐसे ऐसे जिन क्वेश्चन करते हैं। इंडियन पीस इंडेक्स इंडिकेटर रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट 2.9% डिक्लाइन इन स्कोर, ड्रॉपिंग इन रैंकिंग टू 127। बिल्कुल सही बात है। भारत के शांति सूचकांक संकेतकों में 2.9 की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसकी रैंकिंग फिसलकर 127वें स्थान पर आ गई है, क्योंकि मणिपुर का एथनिक वायलेंस, जियोस्टॉपिक स्ट्रेस अराउंड पाकिस्तान, सिक्योरिटी की वजह से भारतीय शांति जो है भंग हुई है। दोनों से सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी अभी देखिए एक डिग्नेटरी है जसपाल राणा जी, इनका 49 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये भारत के बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके निधन पर ट्वीट किया था। ठीक है, और कहा था कि खेल जगत में बहुत बड़ी हानि है। खेल जगत में ये क्या थे? भारत के व्यक्तिगत
क्या कहते हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले शूटर थे। ये शूटिंग खेल था इनका, खेल का शूटिंग था। और मनु भाकर जी जो ओलंपिक में मेडल जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल, उनके भी ये क्या रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं। उनके भी ये क्या रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं। ठीक है, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो भारत के सुप्रसिद्ध पिस्तौल निशानेबाज, राष्ट्रीय कोच, पूरे एशियाई खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता थे ये जसपाल राणा जी। उन्होंने भारत में अग्रणी ओलंपिक निशाने मनु भाकर के व्यक्तित्व उच्च प्रदर्शन कोच के रूप में कार्य किया। मतलब क्या है कि उन्होंने मनु भाकर को के कोच के रूप में काम किया है, इसीलिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य पुरस्कार। इन्होंने क्या किया था, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला था। अच्छा, और इन्होंने क्या उपलब्धियां हैं, इन्होंने 1994 के हिरोशिमा में क्या जीता था, मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। और कतर दोहा में आयोजित जो मेडल क्या कहते हैं एशियन गेम, तो उसमें इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 49 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सनालिटी जसपाल राणा हु रिसेंटली पास्ड अवे रिनोड इंटरनेशनल कंपटीशन एंड नेशनल अवार्डी ऑफ विच डिसिप्लिन। दिग्गज खेल हस्ती जसपाल राणा जिनका हाल निधन हो गया, किस खेल स्पर्धा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार थे। निशानेबाजी। जसपाल राणा की खेल उपलब्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता थे जिन्होंने वर्ष 2006 में दोहा खेल में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। बिल्कुल सही बात है। ही वॉज एन एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट विनिंग 3 गोल्ड मेडल एट 2006 दोहा गेम्स। बिल्कुल सही बात है। ही वॉज ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कोचिंग एक्सीलेंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग शूटर मनु भाकर। दोनों चीजें सही है। देखिए, उन्हें उत्कृष्ट कोचिंग के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें मनु भाकर को प्रशिक्षित किया था। दोनों सही हो गया ना, बिल्कुल सही हो गया। Jaspal Rana was formally confirmed with the prestigious द्रोणाचार्य अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जसपाल राणा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बात बिल्कुल सही है। क्यों सम्मानित किया गया था? बिकॉज ही सक्सेसफुली ट्रांसफिट फ्रॉम एन इलाइट गोल्ड मेडल एथलीट हाई परफॉर्मिंग मेंटर कोचिंग ओलंपिक मेडल प्रॉस्पेक्टर मनु भाकर। क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता एथलीट से एक उच्च कृष्ट प्रदर्शन मेंटर के रूप में खुद को ढाला और मनु भाकर जैसे ओलंपिक दावेदारों को प्रशिक्षित किया। इसलिए तो मिला भैया, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षित किया। तो आप देखिए क्योंकि प्रश्न लगाएंगे ना भाई, तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ 2027 ग्रोथ फोरकास्ट। भारतीय वित्त वर्ष 2026 की आर्थिक विकास पूर्वानुमान। अभी अभी क्या है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने क्या किया है कि भारत के लिए ग्रोथ फोरकास्ट किया है। मतलब कि भारत की विकास दर कितनी रहने वाली, इसकी फोरकास्टिंग की है और किया है कि 6.6% क्या है कि फोरकास्टिंग रहेगी। मतलब भारत की जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है विकास दर कितनी रहेगी, 6.6 रहेगी वित्त वर्ष 26-27 में। ये किसने प्रिडिक्ट किया है, ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, क्यों किया है? क्योंकि कहा है कि भैया भारत मतलब क्यों बढ़ गई, पिछले साल 6.5 थी, इस साल क्यों बढ़ गई? क्योंकि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ। देखिए इस बार आए थे जनवरी रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में, न्यूजीलैंड से किया है एफटीए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और साथ ही यूएसए ने भी, जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने क्या ट्रैफिक क्या कहते हैं टैरिफ घटा दिए हैं और इंटरनल ट्रेड मतलब जीएसटी वगैरह भी कटौती हुई है। सितंबर 2025 में नवरात्रि के अवसर पर क्या हुआ था, जीएसटी दरें घटी थी ना, इस वजह से भारत की विकास दर आगे रहने वाली है। लेकिन रिस्क क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। आप देखिए सब जान रहे हैं कि अमेरिका ईरान इसराइल का जो युद्ध चल रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है, ये ब्लॉक है। इसके वजह से जो तेल की, पावर की सप्लाई जो है, ऑयल नेचुरल गैस सप्लाई क्या है, बाधित है। इसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि विकास दर जो है कम रहने की, इसको थ्रेट की संभावना, जोखिम की संभावना बनी हुई है। चलिए, विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए घरेलू अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितने प्रतिशत रखी गई, 6.6। इन इस लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट पिक्ड फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 कितनी, 6.6 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया। भारत के व्यापक आर्थिक विकास अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के आगामी मुक्त व्यापार समझौते एफटीए मुक्त उत्प्रेरक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनसे हमारे क्या कहते व्यापार में क्या है कि तेजी आई है। रिपोर्ट में हार्मुज जल डमरू के समुद्री आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध गंभीर वैश्विक खतरों में चिन्हित किया। दोनों सही है। देखिए दोनों सही है कि नहीं है। क्या कह रहा है कि हार्मुज जो है क्या है, क्रिटिकल ग्लोबल थ्रेट है हमारे लिए, और जो एफटीए हुआ है हमारे ईयू न्यूजीलैंड के साथ, इसने जो है बूस्ट दिया। दोनों सही हो गया हमारा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट द इंडिया टू मेंटेन रेसिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ट्रेजेक्टरी 6.6 फॉर FY27। बिल्कुल सही बात है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6.6 की मजबूत आर्थिक विकास दर बनाए रखेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों?
क्यों बनाए रखे? क्योंकि डोमेस्टिक एडजस्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन और जीएसटी रिडक्शन ने स्टेबिलिटी प्रदान की है। यही है ना, देखिए कि जीएसटी दरों में कमी, खरीदी का सुधार और आर्थिक व्यवस्था प्रणाली मजबूत होने से क्या गति मिलेगी, इसलिए ब्याज दर आगे जाएगी। तो इस तरह हमने आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए पूरे। इसके पीडीएफ आपको सौरभ सिविल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं, इससे बाहर जनरली नहीं जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।